प्रिय विद्यार्थियों, हमने वायुमंडलीय दाब के बारे में तथा उनके विभिन्न पेटियों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है और वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। तो एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है, क्योंकि हमने वायुमंडलीय संगठन और उसकी संरचना में पढ़ा कि वायुमंडल के अधिकांशतः भाग का निर्माण विभिन्न गैसों से होता है। विभिन्न धूल के कण मौजूद होते हैं और साथ ही साथ वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भी उपस्थित होती है। तो औसतन रूप से 2% आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित रहती है, लेकिन यह आर्द्रता 5% तक भी पहुंच जाती है। लेकिन औसत रूप से यह वायुमंडलीय आर्द्रता लगभग 2% तक ही रहती है। कहीं कहीं आपको ये 5% तक बढ़ी हुई दिखाई मिल सकती है। महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व होते हैं, इनके द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्रियाएं संपादित होती हैं। क्योंकि जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो वर्षा की मात्रा स्वरूप पृथ्वी पर जो विकिरण उष्मा की जो मात्रा होती है, साथ ही वायु राशियों में स्थिरता, अस्थिरता तथा झंझावात और विभिन्न स्थानों पर जो चक्रवात आते हैं, उन पर वायुमंडलीय आर्द्रता निर्भर रहती है। उसकी मात्रा इन पर निर्भर रहती है, क्योंकि जल वाष्प रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। और इसके बारे में जब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो यह क्योंकि तरल और ठोस रूप धारण करती है और जिसे ओस, पाला, मेघ, कोहरा, हिमवृष्टि आदि को शामिल करते हैं। तो सूर्य ताप के कारण जो जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक महासागरों के ऊपर बनती है। वनस्पति के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसके द्वारा भी जल वाष्प का निर्माण होता है और वायुमंडल में वो पहुंचती है। इसके अतिरिक्त सहवन की क्रिया, आरोहण, वायु विक्षोभ आदि के द्वारा भी जल वाष्प का निर्माण होता है, उसका विसरण होता है। तो वाष्पीकरण की मात्रा मुख्य रूप से तापक्रम और शुष्कता पर निर्भर करती है। अब हम जब हमारे पृथ्वी पर जल वाष्प की अगर मात्रा की बात करते हैं, वाष्पीकरण की मात्रा की बात करते हैं, तो चूंकि महासागरों और स्थल भाग जो हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो महासागरों पर क्योंकि जल की अधिकता होती है, वहां पर जल वाष्प की मात्रा ज्यादा बनती है, साथ ही महाद्वीपों पर कम बनती है। लेकिन जब हम दोनों गोलार्ध की बात करते हैं तो महासागरों में 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के मध्य सर्वाधिक जल वाष्प का निर्माण होता है। ऐसे ही हम अगर महाद्वीपों की बात करते हैं तो महाद्वीपों पर 10 से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक जल वाष्प या जल वाष्पीकरण होता है। तो इस प्रकार महासागर और महाद्वीपों में वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि वाष्पन की जो क्रिया होती है वो धीरे धीरे द्रव गैस में बदलता है और इसको हम वाष्पन कहते हैं और इसके द्वारा
जल वाष्प का निर्माण होता है। यहां चूंकि वायुमंडल में जल वाष्प स्थिर होता है, तो इसके लिए जो गुप्त ऊष्मा होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वाष्पन की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो द्रव के साथ ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण करती है। यानी ऊष्मा जो खर्च होती है उसका अवशोषण होता है, और उसी अवस्था में यानी गैसीय अवस्था में बने रहने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको गुप्त ऊष्मा का नाम देते हैं। जो कि ताप के कारण जल वाष्प में बदलता है, और वायुमंडल में वो वाष्प बनने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है कि वो उस जल वाष्प में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में रहे, और जिस ऊर्जा की जल वाष्प बने रहने के लिए आवश्यकता होती है उसको हम गुप्त ऊष्मा का नाम देते हैं। तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से तापमान, वायु वेग और हवा में जो शुष्कता होती है उस पर निर्भर करती है। क्योंकि यहाँ हम तापमान की अगर बात करते हैं तो अगर तापमान अधिक होगा तो क्षेत्र विशेष में वाष्पन की जो क्रिया होती है, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो अधिक होती है। वायु का वेग भी वाष्पन की जो क्रिया होती है, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है उसमें तीव्रता लाता है। और वायु की शुष्कता, अगर क्षेत्र विशेष में वायु शुष्क होती है तो शुष्क होने के कारण भी उस क्षेत्र विशेष में जल वाष्प या वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो ज्यादा पाई जाती है। तो तीन कारण हैं जिसके कारण से वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो प्रभावित होती है। संघनन की ऊष्मा की अगर बात करते हैं तो चूंकि जल का गैसीय रूप में वायुमंडल में उपस्थित होना मुख्य रूप से ठोस के रूप में या हिम के रूप में या तरल में रूपांतरण जो होता है, जल का गैसीय रूप जिसको हम जल वाष्प का नाम देते हैं, अगर वो ठोस, हिम और तरल में उसका अगर रूपांतरण होता है तो उसको संघनन कहते हैं। क्योंकि वायुमंडल में वाष्पीकरण की क्रिया या वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, जल वाष्प का निर्माण होता है, वायुमंडल में उपस्थित होती है, तो वो ठोस, हिम और तरल अवस्था में उसका रूपांतरण होता है। यानी बादलों से बारिश होती है, हिम के रूप में धरातल पे आती है, या तरल के रूप में या ओलों के रूप में वो धरातल पे आती है, तो उसको हम संघनन का नाम देते हैं। और संघनन की प्रक्रिया में जो अवशोषित ऊर्जा होती है जो कि जल वाष्प को बांधे रखती है, और जब वो ऊष्मा मुक्त होती है तो उसको हम संघनन की गुप्त ऊष्मा का नाम देते हैं। क्योंकि एक और हमने बात की गुप्त ऊष्मा की, तो वो जल वाष्प को बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम गुप्त ऊष्मा का नाम देते हैं। और संघनन की गुप्त ऊष्मा जो जल वाष्प होती है वायुमंडल में, वो ठोस के रूप में या वर्षा के रूप में या फिर हिम के रूप में धरातल पर आती है, और उस ऊर्जा का वापस वो ऊर्जा मुक्त होती है जल वाष्प से, तो उसको हम संघनन की गुप्त ऊष्मा का नाम देते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और ये जो जल चक्र होता है वो महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो जल होता है वो वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प में बदलता है, और संघनन के द्वारा वो ठोस के रूप में या हिम के रूप में या वर्षा के रूप में वापस धरातल पे पहुंचता है। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है। अब हम निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता की अगर बात करते हैं, तो निरपेक्ष आर्द्रता की अगर हम बात करते हैं तो एक निश्चित आयतन वाली
वायु में उपस्थित कुल नमी को या कुल नमी की मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता का नाम देते हैं। यानी एक निश्चित आयतन वजन वाली जो वायु होती है उसमें उपस्थित जो नमी होती है उसको हम निरपेक्ष आर्द्रता का नाम देते हैं। और सापेक्षिक आर्द्रता की अगर हम बात करते हैं तो एक निश्चित तापक्रम पर एक निश्चित आयतन वाली हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक जो मात्रा होती है जिसको हम निरपेक्ष आर्द्रता का नाम भी देते हैं, उसके प्रतिशत के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता का नाम देते हैं। यानी अधिकतम नमी धारण करने की जो क्षमता होती है एक निश्चित तापक्रम और निश्चित आयतन वाली हवा का, उसका और निरपेक्ष जो आर्द्रता होती है, वास्तविक जो नमी होती है हवा में, उसमें जो अनुपात पाया जाता है उसको हम सापेक्षिक आर्द्रता का नाम देते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता अगर वायुमंडल में अधिक होगी तो उस क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। तो यहां हम निरपेक्ष और सापेक्षिक आर्द्रता के बाद में वायु का ठंडा और गर्म होना, एडियोबैटिक जो ताप परिवर्तन है, अगर उसकी बात करते हैं, एडियोबैटिक ताप परिवर्तन, तो हवाओं का ऊपर और नीचे चढ़ने की जो क्रिया होती है, जैसे नीचे उतरती है और दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ती है, तो इसके कारण से जो ताप परिवर्तन होता है, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, नीचे बैठती है, लेकिन गर्म हवा उसको धकेल के ऊपर पहुंचा देती है और गर्म हवा नीचे उतरकर ठंडी हो जाती है और वो ठंडी हवा ऊपर उठ के गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार जो ताप परिवर्तन होता है हवाओं के नीचे उतरने और चढ़ने के कारण, उसको हम एडियोबैटिक परिवर्तन का नाम देते हैं। तो ये एडियोबैटिक जो परिवर्तन होता है, ताप परिवर्तन होता है, ये जैसे हम इसकी अगर बात करते हैं सामान्य ताप पतन दर की, तो हम धरातल से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है, तो इसको हम सामान्य ताप पतन दर का नाम देते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो यह प्राकृतिक क्रिया होती है जिसमें बाह्य जो भाग होता है उससे उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। बिना आदान प्रदान उष्मा के जो ताप परिवर्तन होता है उसको हम रुद्धोष्म परिवर्तन का नाम देते हैं। जैसे चक्रवात और प्रतिचक्रवात के कारण जो ताप परिवर्तन होता है तो उसको हम रुद्धोष्म परिवर्तन में शामिल करते हैं। गैर रुद्धोष्म जो ताप परिवर्तन होता है, जो तंत्र होता है, तो उसमें उष्मा का आदान प्रदान होता है जिसके कारण से ताप परिवर्तन होता है। जैसे संघनन की जो क्रिया होती है, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है, द्रवीकरण की जो क्रिया होती है, हिमकरण की जो क्रिया होती है, तो ताप का आदान प्रदान होता है जिसके कारण से ताप में परिवर्तन होता है, तो गैर रुद्धोष्म तंत्र का नाम देते हैं। अति रुद्धोष्म ताप ह्रास की अगर बात करते हैं तो यदि आरोही वायु, ऊपर उठती हुई वायु में ताप ह्रास दर शुष्क एडियोबैटिक दर से अधिक होती है तो उसको हम गैर रुद्धोष्म ताप ह्रास दर का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से ताप में परिवर्तन होता है वायुमंडल में, तो इसको हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो इसके कारण से जो जल वाष्प होता है, क्योंकि वायुमंडल में औसतन रूप से 2% का इसको मानते हैं, लेकिन अधिकतम 5% जल वाष्प वायुमंडल में मौजूद रह सकता है अधिकतम। और जो निरपेक्ष और सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है, सापेक्षिक आर्द्रता की हमने बात की, तो जैसे जैसे सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाती है, बरसात की संभावना बढ़ती जाती है और वो संघनन के रूप में ओस के रूप
वर्षा के रूप में, ओलों के रूप में वो धरातल पे आती है। तो मुख्य रूप से संघनन की जो क्रिया होती है विभिन्न रूप होते हैं, जैसे ओस के द्वारा, तुषार अथवा पाला, कोहरा और धुंध और कोहरा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ओस सामान्य से अपन देखते हैं जो पृथ्वी दिन में पृथ्वी से जो विकिरण ऊष्मा का जो ह्रास होता है उसके कारण से निचला जो वायुमंडल होता है वो ठंडा हो जाता है, और रात के कारण और अधिक ठंडा होने के कारण जो वायुमंडल के निचले भाग में जो जलवाष्प होता है वो ओस के रूप में धरातल पर गिरता है। पाले की अगर हम बात करते हैं तो अधिक ठंडा अगर तापमान हो जाता है, ज़्यादा कम तापमान हो जाता है, तो उस रूप में तुषारपात या पाले की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। कोहरे की अगर बात करते हैं तो कोहरा सामान्य रूप से ऐसा एक भौगोलिक तत्व होता है जिसके कारण से जो हमारे नमी होती है उसमें नमी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है और कोहरा छा जाता है। इसको सामान्य रूप से हम स्मोक का नाम देते हैं। धुओं के साथ जो प्राकृतिक जो कारखानों से निकली जो धुआं होती है उसके साथ जो जलवाष्प होती है वो मिलकर स्मोक का निर्माण करती है, स्मेज का निर्माण करती है। पाला धुंध की अगर बात करते हैं तो जो ठंडे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है तो वहाँ पर अति शीतल बूंदों का निर्माण होता है जिसको हम पाला धूप की बात का नाम देते हैं। निर्माण के आधार पर हम अगर कोहरे की बात करते हैं तो विकिरण जो कोहरा होता है उसमें पृथ्वी जब बहुत अधिक ठंडी हो जाए तो पृथ्वी के ऊपर से जो आर्द्र वायु विकिरण और संचालन द्वारा ठंडी हो जाती है तो उसको विकिरण कोहरे का नाम देते हैं। अभिवन कोहरे की अगर बात करते हैं तो इसको संपर्कीय कोहरे का नाम भी देते हैं। दो विभिन्न ताप वाली जो हवाएं होती हैं वो मिलती हैं तो वहां पर कोहरे का निर्माण होता है। वाताग्रीय अगर कोहरे की बात करते हैं तो गर्म और ठंडी जो वायु राशियां जहां मिलती हैं उनकी सीमा को वाताग्रीय का नाम देते हैं और इसके सहारे गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और गर्म वायु ठंडी होकर वर्षा करती है और वर्षा के कारण वायु की जो आर्द्रता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम वाताग्रीय कोहरा का नाम देते हैं। भाप कोहरा सामान्य रूप से जो भाप जो बनती है, तापमान अधिक होता है, भाप के द्वारा जो कोहरा बनता है। और एक होता है पहाड़ी कोहरा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कोहरे का निर्माण होता है उसको पहाड़ी कोहरे का नाम देते हैं। हवाओं में जो तापमान में जो भिन्नता होती है उसके कारण से इनका निर्माण होता है। अगर हम इसके बाद में वर्षा की अगर बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे वायुमंडल में बादलों का निर्माण होता है और वो विभिन्न प्रकार के जो बादल होते हैं वो विभिन्न प्रकार से मौसम में योगदान देते हैं। तो जैसे बादलों के प्रकार की अगर बात करते हैं तो पक्षाघ में 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। छितरे हुए बादल होते हैं और यहाँ मौसम सदैव स्वच्छ रहता है। ऐसे क्षेत्रों में कपास मेघ की बात करते हैं 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। ऊंचाई पर बिजली कड़क के साथ बारिश होती है, बारिश की जो संभावना होती है वो होती है। स्त्री मेघ की बात करते हैं 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनकी उपस्थिति होती है। बूंदाबांदी की संभावना ऐसे क्षेत्रों में हमेशा बनी रहती है। पक्षाघ कपासी जो मेघ पाए जाते हैं वो 7 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मौसम सुहावना होता है। पक्षाघ स्तरीय मेघ की अगर बात करते हैं तो 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मेघ पाए जाते हैं। झंझावात आने की संभावना यानी जो हिम वर्षा होती है उसकी संभावना ज्यादा होती है। मध्य कपासी मेघ की अगर बात करते हैं तो 3 से 7.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ये बादल पाए जाते हैं और यहाँ ऐसे क्षेत्रों में मौसम प्राय सुहावना होता है। वर्षा स्तरीय मेघ 3.2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं।
वर्षा की संभावना यहाँ ज्यादा बनी रहती है। मध्य स्तरीय मेघ की अगर बात करते हैं तो 5.4 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर तक ये मेघ उपस्थित होते हैं और यहां पर वर्षा लगातार होती रहती है। स्तरीय कपासी मेघ की अगर बात करते हैं तो लगभग 2.4 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये मेघ स्थित होते हैं और वर्षा की संभावना यहां बनी रहती है। यानी ऐसे बादल अगर पाए जाते हैं किसी क्षेत्र में उपस्थित होते हैं वायुमंडल में तो वर्षा की संभावना वहां मौजूद रहती है। कपासी वर्षा मेघ 2.4 से 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, यानी आधार 2.4 और शीर्ष 8 किलोमीटर तक का कपासी वर्षा मेघ का होता है। तो यहाँ पर अगर किसी क्षेत्र में इस प्रकार के बादल देखे जाते हैं तो वहां तीव्र वर्षा होती है बिजली चमक के साथ, और आंधी भी आती है। आंधी आने की जो संभावना होती है वो भी होती है, और साथ ही ओले गिरने की संभावना भी होती है। तो इस प्रकार हमने वायुमंडल की आर्द्रता की हमने चर्चा की, जो विभिन्न प्रकार की जो भौतिक क्रियाएं होती है वायुमंडल में, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।